नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एफएल इंडिया के बारे में। एफएल एक बहुत ही शानदार कंपनी है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है। फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रांग है। टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा एज है। बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है और स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है पिछले 2.5 साल से। तो क्या कारण है कि स्टॉक बढ़ा नहीं है, इस बुल रन में पार्टिसिपेट नहीं किया है और क्या ये सही समय हो सकता है इसको खरीदने का? चलिए चर्चा शुरू करते हैं। एफएल इंडिया के बिजनेस और बिजनेस मॉडल के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। एफएल इंडिया एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो मोबाइल एडवर्टाइजमेंट्स के क्षेत्र में काम करती है। इनके पास प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो कंज्यूमर एंगेजमेंट, एक्विजिशंस और ट्रांजैक्शंस को डिलीवर करता है। इनका जो यूनिक एस्पेक्ट है वो ये है कि ये कंपनी से तभी चार्ज करेंगे जब जो यूज़र है वो कन्वर्ट हो गया, जिसको ये CPCU मॉडल या कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज़र मॉडल भी बोलते हैं। इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अगर आप जनरली डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो अगर यूज़र आपके प्लेटफॉर्म पे आ जाता है तो आपको उसके लिए पे करना होता है। अब वो यूज़र कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ आपके प्लेटफॉर्म में, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो अगर बहुत सारे यूज़र्स आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो आपके लिए ये एक एडिशनल एक्सपेंस बन जाता है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं मिल पाता है। लेकिन एफएल इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। आपको तभी पे करना है जब यूज़र आपकी प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट हो गया। तो आपके लिए बहुत इजी है इस तरह के मॉडल में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। जितनी ज़्यादा कन्वर्जन्स होंगी उतना आपके लिए भी बेनिफिशियल है और एफएल इंडिया के लिए भी। ये एक विन विन मॉडल एफएल इंडिया का है। एफएल इंडिया का कस्टमर बेस बहुत ही शानदार है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं इंडिया में और वर्ल्ड में, जैसे एंजल वन, टाटा न्यू, मैकडोनल्ड्स, अपोलो, बाइजूस, स्विगी, Z5 एट्सेट्रा। एफएल इंडिया टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काफ़ी हेविली इन्वेस्ट करती है। इनके पास इन हाउस डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है और इनके पास एबिलिटी है 3.2 बिलियन डिवाइसेस तक रीच आउट करने की। इनके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है। ये कस्टमर के एक्टिविटीज़ को डिटेल में ट्रैक करती हैं, उस डेटा को एनालाइज करती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज़ करके प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम से टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स करती है और उसमें कन्वर्जन रेट काफ़ी हाई रहता है। और ये एक फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म भी ऑफर करती हैं अपने क्लाइंट्स को, ताकि उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा बढ़ सके। और ये डेटा ड्रिवन इंसाइट्स, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स और कंज्यूमर इंटेलिजेंस को यूज़ करके बहुत ही स्पेशल टारगेटेड यूजर्स दिलाती है आपको अपने प्लेटफॉर्म पे, जिसमें कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहती है और आपको कन्वर्जन पे ही पे करना होता है। कंपनी की ऑपरेटिंग कैश फ्लो काफ़ी अच्छी स्पीड से बढ़ रही है। FY20 में देखें तो 719 मिलियंस का था, जो बढ़ते बढ़ते FY23 तक 2603 मिलियन तक हो गया है। अगर हम देखें तो जो CPCU बिजनेस है इनका, वहाँ पे लगातार कन्वर्टेड यूजर्स तो बढ़ ही रहे हैं, बट जो एवरेज चार्ज करते हैं ये CPCU के लिए, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर के लिए, वो भी लगातार बढ़ रहा है। अगर आप रेवेन्यू देखें तो Q2 FY22 में ये 2500 मिलियन के आसपास था और अगर आप Q2 FY24 का नंबर देखें तो ये 4000 मिलियन तक पहुंच गया है। तो ग्रोथ काफ़ी स्टेडी है। अगर हम Q2 FY23 को Q2 FY24 के रिजल्ट से कंपेयर करें तो रेवेन्यू में ग्रोथ है 21.6% की, एबिटा में ग्रोथ है 20.6% की, पैट में ग्रोथ है 13.8% की। अगर हम हाफ ईयरली कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर तो रेवेन्यू की ग्रोथ है 19.3% की, एबिटा की ग्रोथ है 17.3% की, पैट की ग्रोथ है 16.7% की। ये जो ग्रोथ के नंबर्स हैं अच्छे हैं, लेकिन कोविड के टाइम पे इस कंपनी की ग्रोथ और भी ज़्यादा थी।
उसके बाद थोड़ी ग्रोथ नॉर्मलाइज हो गई है। अगर हम लंबी अवधि की परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स का नंबर लगातार बढ़ रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो FY20 से FY21 में FY20 का सेल्स का नंबर था 334 करोड़, जो FY21 में 517 करोड़ का हो गया और FY22 में 1082 करोड़ का हो गया। तो ये सब्सटैंशियल जंप था, लेकिन उसके बाद ग्रोथ थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई है। उसकी वजह से स्टॉक प्राइस में भी खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी स्टेडीली बढ़ रहा है, बट बीच का जो पीरियड था, जो FY20 से FY22 का पीरियड था, उसमें काफ़ी स्टेडी ग्रोथ रही थी। सिमिलरली अगर आप मार्जिन्स का नंबर भी देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, ये 27, 28, 26, 25% की रेंज में था, जो धीरे से बढ़ के 20% के आसपास आ गया है। उसकी वजह से मेनली स्टॉक प्राइस में मोमेंटम कम दिख रहा है, बट ग्रोथ अभी भी काफ़ी स्टेडी है। लॉन्ग टर्म में कंपनी का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। तो इवन इस ग्रोथ रेट से भी अगर कंपनी आगे बढ़ती है तो भी ये स्टॉक आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर हम CAGR ग्रोथ देखें H1 FY20 से H1 FY24 की, तो रेवेन्यू CAGR की ग्रोथ है 51.4% की, EBITDA CAGR की ग्रोथ है 42.2% की, पैट CAGR की ग्रोथ है 46.6% की। बहुत ही जबरदस्त नंबर्स हैं ये। लंबी अवधि में देखें तो जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रही है पिछले 5 साल की, वो 54% की रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल की भी 54% रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर देखें तो वो 5 साल का 27% रहा है, लेकिन लास्ट ईयर सिर्फ 19% रहा है, क्योंकि ग्रोथ रेट में थोड़ा सा झुकाव नेगेटिव की तरफ है। इसकी वजह से मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से रिवॉर्ड नहीं करा है। पिछले 2-2.5 साल से स्टॉक प्राइस में खास मूवमेंट दिखाई देने को नहीं मिली है। बेसिक हाइजीन नंबर्स देखें तो स्टॉक का PE 65 के आसपास है, जो सस्ता नहीं है, लेकिन इसकी जो वैल्यूएशंस पहले मार्केट इसको देता था वो इससे और भी ज़्यादा देता था, जैसे हम आगे भी देखेंगे। ROCE और ROE का नंबर 20.2 और 18.5% का है, जो काफ़ी अच्छा है। डेट 0.14 का है, इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं क्योंकि कंपनी के पास कैश भी काफ़ी है। ओवरऑल सारे नंबर्स अगर आप देखें तो कोई भी कंसर्निंग नंबर नहीं है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की ओवरऑल लॉन्ग टर्म। अगर आप कंपनी का PE देखें कैसा रहा है पिछले 5 साल में, तो इसका हाईएस्ट PE 160 के आसपास भी रहा है, जो करेंटली 65 के आसपास है। 65 गिवन द करंट ग्रोथ बिल्कुल सस्ता तो नहीं है, बट फेयर वैल्यूएशन मान सकते हैं, लेकिन इसके अब पोटेंशियल काफ़ी हाई है आने वाले टाइम में। प्रमोटर्स का स्टेक काफ़ी हाई है, लेकिन प्रमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सेल किया है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। FIIs का देखें तो FIIs ने भी सेल किया है। FIIs ने तो ब्रॉड बेस सेलिंग करी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक से भी उन्होंने एग्जिट करा है। बट अगर आप DIIs देखें तो DIIs ने लगातार अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। ब्रॉडली देखें तो 18+ ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है। ग्लोबल और इंडिया दोनों में काम करते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स में ज़्यादा एम्फेसिस है। परफॉर्मेंस ड्रिवन बिजनेस मॉडल है। आपको तभी पे करना होता है जब कन्वर्ट होता है यूज़र। इंडिया में लीडिंग प्रोवाइडर हैं। स्केलेबल डेटा प्लेटफॉर्म्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। कमिटेड लीडरशिप है, लीडरशिप काफ़ी साउंड है। हाई ग्रोथ मार्केट्स में काम करते हैं। पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स काफ़ी हाई हैं। ग्रोथ ड्रिवन है। कंज्यूमर डिजिटल एडॉप्शन, लगातार टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं। स्ट्रैटेजिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी करते हैं और ऑर्गेनिक ग्रोथ भी करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करें
तो मोबाइल पेनिट्रेशन लगातार इंक्रीज हो रहा है इंडिया में और इमर्जिंग मार्केट्स में जहाँ पे ये काम करते हैं। स्क्रीन टाइम भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। जितना समय आप मोबाइल में पहले देते थे अब उससे कहीं ज़्यादा देते हैं। मोस्टली काम आप मोबाइल पे ही करते हैं। एडवर्टाइजर्स भी जो टीवी और प्रिंट मीडिया से मोबाइल की तरफ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एप्पल की कंपेटिटिव एडवांटेज है इनका जो डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल है, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज़र वाला, जिसमें आपको तभी पे करना होता है जब यूज़र कन्वर्ट होता है। और इनका जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया हैं और ये लगातार बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एनालिटिक्स में लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं। लगातार पेटेंट्स फाइल करते रहते हैं। इनके पास बहुत सारे पेटेंट्स हैं इंडिया में और यूएस में भी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। इवन ड्यूरिंग टफ टाइम्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्पेस में और कॉन्टिन्यूसली इनोवेशन में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम नेगेटिव्स को देखें तो प्रमोटर ने लास्ट क्वार्टर में स्टेक सेल किया है। कंपनी के पास चैलेंज रहता है अगर अनसर्टेन ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो रहता है और न्यू एंट्रेंट से इनको लगातार कंपटीशन मिलता रहता है। इनमोबी एक बहुत अच्छी कंपनी है जो इनका स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्पेस में। जो सबसे बड़ा कंसर्न है मार्केट को वो इसकी ग्रोथ रेट का है, जो थोड़ी स्लो डाउन हो गई है कोविड के बाद से। इसलिए स्टॉक के प्राइस में ज़्यादा एक्शन नहीं है पिछले दो ढाई साल से। वैल्यूएशंस अभी भी 64-65 के पीई पे थोड़ी हाई लग रही हैं। जो इसका टॉप पीई है वो 162 के आसपास है हालांकि। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक रॉक सॉलिड कंपनी है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है एक्यूमुलेट सिस्टमैटिकली करने का। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को अच्छे से ट्रैक कीजिएगा, देखिएगा कि ग्रोथ के जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है कि नहीं और इसको सिस्टमैटिकली इंक्रीज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आपका क्या व्यू है कमेंट में लिख के बताइए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।